स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 4 के लिए। लेक्चर नंबर 4 क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो लेक्चर नंबर 5 हमारा होने वाला है वो सारा का सारा बेस्ड होने वाला है लेक्चर नंबर 4 पे, यानी कि आज के लेक्चर पे। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने लिफ्ट के केसेस पढ़े थे। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ टेंशन यानी टेंशन के कंसेप्ट को बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे आज कनेक्टेड मोशन के बारे में। कनेक्टेड मोशन के ऊपर क्वेश्चंस तो बात की बात है, लेकिन उस कंसेप्ट को आज हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोगों के पास टाइम बचेगा तो हम फ्रिक्शन या उसके टाइप्स के ऊपर बात आज करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो बात हम लोग आज करते हैं कंसेप्ट ऑफ टेंशन। कंसेप्ट ऑफ टेंशन। अब टेंशन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या है? टेंशन बेसिकली एक फोर्स है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन आपको याद हो, हमने कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट पढ़ा था, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ टेंशन। कंसेप्ट ऑफ टेंशन क्या है? तो टेंशन इज अ फोर्स developed when a body is hanged by a string or something। यानी चाहे आप उसे एक धागे से टंगा दो, चाहे आप किसी रॉड से टंगा दो। समझने के लिए मान लो यहाँ पे हमारे पास ये एक सीलिंग है और यहाँ पे मैंने एक मास जो है वो टंगा दिया। अब अगर ये टंगा हुआ है तो ये ना तो ऊपर जा रहा, ना तो नीचे जा रहा, ना तो दाएं ना तो बाएं, तो इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी। पहली बात तो नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा mg, लेकिन ये फिर भी नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें धागे पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा एक खिंचाव, जिसको हम टेंशन बोलते हैं, जो कि एक फोर्स ही है और कुछ भी नहीं है, ये बस एक फोर्स है ये। या फिर अगर मैं बात करूं, आपके घर की छत पे एक डंडा लगा हुआ है और डंडे के साथ आपके घर पे एक फैन लगा हुआ है, मानते हो? वाह, कितना खूबसूरत मैंने फैन बनाया बच्चों। बिल्कुल 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये पीछे की तरफ पंखा जा रहा है, उसकी पंखड़ी जा रही है। अब ये पंखे पे नीचे की तरफ ऑब्वियस सी बात है mg लग रही होगी, लेकिन ये पंखा नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इस पे जो डंडा है उस पे ऊपर की तरफ एक खिंचाव लग रहा होगा, विच इज टेंशन। ठीक है ना? तब ये बैलेंस्ड है। तो टेंशन मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्ट्रिंग या किसी रॉड या किसी भी चीज से बांध दें और वो उसके mg को बैलेंस कर दो, तो गिरने से रोके, दिस इज नोन एज द टेंशन फोर्स। अब अगर टेंशन उतनी है कि वो उस स्ट्रिंग को तोड़ दे तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट टूट के नीचे गिर जाएगा। और अगर टेंशन जो है वो कम है तो ऑब्जेक्ट उसको बैलेंस करके रखेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये हुआ कंसेप्ट ऑफ टेंशन। टेंशन हमेशा mg के ऑपोजिट लगेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अब टेंशन के ऊपर एक टॉपिक है जिसको हम कनेक्टेड मोशन बोलते हैं, जहां पे हमारे टेंशन में हम स्ट्रिंग के साथ कुछ दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे। हमारे सीबीएसई लेवल पे से दो ही रहते हैं और फिर उस पर अलग अलग फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम के रिस्पेक्ट से काम करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कनेक्टेड मोशन की। अगेन ध्यान रहे, कनेक्टेड मोशन अगर मैं सीबीएसई के हिसाब से बात करूं तो इसके ऊपर जो डेरिवेशन है वो एक ही टाइप के कनेक्टेड मोशन की है, लेकिन न्यूमेरिकल्स किसी भी टाइप के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपने एक टाइप समझ लिया तो बाकी टाइप समझना कोई बिग डील नहीं है। होगा क्या? ये हमारे पास एक पुली है। आई होप आप सबको पुली पता हो क्या होता है। पुली एक बहुत बड़ा, बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं आविष्कार था हमारी साइंस में। इसने बहुत फायदा पहुंचाया। इसने एक्चुअली सबसे बड़ा जो इसका काम था वो था हमारी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना। वो भी आपको हम समझाएंगे आगे वाले लेक्चर्स में। लेकिन पुली आप सब समझते होंगे पुली क्या होता है। पुली को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये लगी होती है, एक कुएं से पानी निकालते हैं जब, तो कुएं के ऊपर रस्सी जो जा रही होती है जिसके ऊपर से वो पुली है। या जिम में हम जब केबल वाली एक्सरसाइज करते हैं तो वेट जो है वो एक गोले से होके जा रहा होता है। ऑल दीज आर पुलीज। अब पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस मान के चल रहा है, मान के चल रहा है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई मास नहीं है, फ्रिक्शनलेस मासलेस मान के चल रहा है। अब यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग आया और यहाँ से एक हमारे पास मान लेते हैं एक मास कनेक्टेड है विच इज m1, और यहाँ से एक और मास कनेक्टेड है विच इज m2।
एज्यूमिंग दैट कि m2 इज ग्रेटर देन m1, अगर m2 m1 से बड़ा है और इनको हम छोड़ दें तो क्या ये पूरा का पूरा सेटअप इधर की तरफ गिरने लग जाएगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a और ऊपर की तरफ a होगा, ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इन रस्सियों में एक खिंचाव पैदा होगा और वो खिंचाव होगा हमारे पास टेंशन। ये हमारे पास टेंशन T, ये हमारे पास टेंशन T। एक बात ध्यान रखना, जब भी रस्सी सेम है, एक ही रस्सी है, तो टेंशन फोर्स सेम लगती है। रस्सी अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी, लेकिन जब तक रस्सी एक है, रोप एक है, वायर एक है, रॉड एक है, टेंशन भी सेम रहेगा। अब इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी विच इज M2G, और इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी विच इज M1G। तो बहुत शॉर्ट में हमें एक डेरिवेशन करनी है जहां पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो दोनों मासेज है जब इन्हें कनेक्ट करके छोड़ दिया जाएगा तो कितना हमें टेंशन और कितनी हमें जो है वो एक्सेलरेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ये फॉर्मूला हमारी कैसे हेल्प करेगा, तो ये फॉर्मूला हमारी बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो आपने लिफ्ट बनानी हो, तो लिफ्ट में हम एक तरफ लिफ्ट लगाते हैं और एक तरफ मास लगाते हैं उसको ऊपर नीचे करने के लिए इन अ कंट्रोल्ड वे। ऑब्वियस सी बात है, लिफ्ट में पुली नहीं होती है एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं होता है कि मास लगाया छोड़ दिया लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ कंट्रोल वे में हो रहा होता है। बट द पॉइंट इज कि लिफ्ट को डिज़ाइन करते वक्त हमें एक फॉर्मूला चाहिए उसके एक्सेलरेशन को निकालने का। वो उसकी जो हम रोप लगा रहे हैं वो कितना टेंशन सहन कर सकती हैं। मैं मान लो कोई क्रेन बनाना चाहता हूँ तो वो क्रेन कितना टेंशन सहन कर सकती है, क्या उसका एक्सेलरेशन रहेगा जब मैं उससे नीचे एक मास को लेके जाऊँगा। तो वो सारी बातें जो है वो सारी बातें डिसाइड करेंगी बेसिकली कि मैं कितना मास कनेक्ट करूँ। तो मुझे मास कनेक्ट करने से पहले ही देखो, एक तो तरीका ये है कि आप मास कनेक्ट कर दो और छोड़ दो और फिर एक्सेलरेशन निकालो। बट सोचो वो कितना रिस्की होगा। अगर आप दोनों मास कनेक्ट करने के बाद एक्सेलरेशन निकालोगे तो आप खुद सोच सकते हो वो कितना रिस्की है ना भाई। अब अगर वो बहुत रिस्की है तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो कि हमारे को कनेक्ट करने से पहले ही हमें बस मास m1 पता हो, m2 पता हो, और कनेक्ट करने से पहले अगर हमें एक्सेलरेशन दे दे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें एक्चुअली में कनेक्ट करने की। मतलब गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ रहा हूं, सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। मान लो आपके पास दो मासेज हैं m1 और m2 और आप चाहते हो कि मैं इनको पुली के द्वारा कनेक्ट करके इनका मोशन करवाऊं, बट आपको ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैं उसे कंट्रोल कर भी पाऊंगा कि नहीं। और सोचो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। अब फॉर्मूला नहीं है तो आप क्या करोगे। अब अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करके आप उन्हें छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा, एक ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, सामान टूट सकता है, सब कुछ खराब हो सकता है। तो क्यों ना अगर हमारे पास पहले से फॉर्मूला हो तो हमें पता होगा कि कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर टेंशन। अगर हमारे पास पहले से टेंशन फोर्स होगी तो हम अवेयर रहेंगे कि यार ठीक है कि ये टेंशन ये रस्सी सहन कर भी पाएगी कि नहीं। अब ऑल दो मैं वहां पे कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करने के बाद टेंशन आया मान लो 400 न्यूटन और वो रस्सी 400 न्यूटन सहन नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले बात करेंगे फॉर मास m1। अगर m1 मास की बात करें तो ये ऊपर जा रहा है और मैंने आपको लिफ्ट केस में बताया था कि एफ नेट कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली T माइनस m1g। अब नेट फोर्स को मैं मास इनटू में एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, तो T माइनस m1g, ये हमारे पास आ जाएगी पहली इक्वेशन। अच्छा, अब यही काम मैं करूंगा फॉर मास m2। अब m2 मास पे पहली बात तो जो नेट फोर्स मैं लगाऊंगा वो m2g माइनस टी हो जाएगी, m2g माइनस टी हो जाएगी। मास नेट फोर्स क्या है, मास इनटू में एक्सेलरेशन m2g माइनस टी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ अगर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे और आप टेंशन कैसे निकालोगे। तो आंसर हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे a से a कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने से t से t कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एडिंग फर्स्ट
एंड सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा m1a प्लस m2a, है ना भाई, ये आ जाएगा m1a प्लस m2a, और ये आ जाएगा m2g माइनस m1g, m2g माइनस m1g। इसको मैं अगर a कॉमन ले लूं तो आ जाएगा मेरे पास m2 प्लस m1, और यहाँ पे अगर मैं g कॉमन ले लूं तो m2 माइनस m1। यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, g m2 माइनस m1, और यहाँ से आ जाएगी m2 प्लस m1। अब अगर आप, पहली बात तो मुबारक हो, आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, लेकिन दूसरी बात, अब आप ना इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद मुझे क्वेश्चन का आंसर दो आप। टाइम स्टैम्प है 11 मिनट, ठीक है ना। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर आपके पास एक कनेक्टेड मोशन है, आपके पास दो मास है m1 और m2, और आपने उन्हें कनेक्ट करके छोड़ दिया, तो जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, क्या उसके लिए आपको मास को कनेक्ट करने की जरूरत है, या एक्चुअली बिना कनेक्ट किए ही आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा? बिना कुछ कनेक्ट किए क्या आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, या फिर कनेक्ट करने की जरूरत है? हाँ, मतलब कि मान लो आपके पास एक m1 मास है, एक m2 मास है, आपने दोनों को कनेक्ट करके छोड़ दिया ना, तो आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यार कॉमन सेंस लगाओ, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8, जो आपको पहले से ही पता होगा। और आप m1 और m2 तो पता लगा ही सकते हो ना। मान लो मुझे एक 100 किलो का ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना है और 5 किलो का ऑब्जेक्ट यहाँ, तो मेरे पास m1 और m2 है ना, तो उनकी वैल्यूज मुझे बस यहाँ पुट करनी है, और एक्चुअली मुझे कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिना कनेक्ट किए मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर यहाँ पे लॉस भी तो होगा, बहुत सारी एनर्जी का लॉस भी तो हो रहा होगा। हाँ, फ्रिक्शन होगी, ठीक है यार, अगर बिना लॉस कंसीडर किए एक्सेलरेशन मान लो 5 आ रहा है, तो विद लॉस अगर कंसीडर करूंगा तो 4 और 5 के बीच में कहीं आ जाएगा, बट हमें लगभग एक रफ आंसर तो मिल जाएगा ना। और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे, एयर, वो सारी बातें भी इंक्लूड करेंगे। बट अभी अगर मैं बात करूं तो ये कितना पावरफुल फॉर्मूला है। एक्चुअली कनेक्टेड मोशन को कनेक्ट करने से पहले ही आप जानते हो कि कितना एक्सेलरेशन आने वाला है। अब अगर टेंशन निकालनी हो तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इससे हमें टेंशन मिल जाएगी। कैसे आओ देखें, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दूं तो a से a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा m1 अपॉन में m2, ठीक है जी, ये आ गया m1 अपॉन में m2, ये आ गया t माइनस m1g, ये आ गया t माइनस m1g, और नीचे हमारे पास आ गया m2g माइनस t, नीचे हमारे पास आ गया m2g माइनस t। अब आप इसे क्या कर दीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो m1 m2g माइनस में आ जाएगा हमारे पास m1t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, m2t माइनस आ जाएगा हमारे पास m1 m2g। मेरे हिसाब से इधर ले जाऊंगा तो ये 2 m1 m2g, और इसको इधर ले जाऊंगा तो m2t प्लस m1t आ जाएगा। तो यहाँ से 2 m1 m2g इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉमन आ रहा है t, तो बच जाएगा m2 प्लस m1, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2 m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, जो भी कह लो। और ये हमारे पास टेंशन। अब अगेन आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितना पावरफुल फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया है। एक्चुअली विदाउट कनेक्टिंग द मासेस, मास कनेक्ट करने से पहले ही आपको पता होगा कि कितना खिंचाव पैदा, कितनी कमा, मतलब फिजिक्स तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन मैथ्स फिजिक्स को और खूबसूरत बना देती है। कैसे बना देती है? क्योंकि आपको ये एक फॉर्मूला देती है, और फॉर्मूले से आपको एक ताकत मिल जाती है, एक हेल्प मिल जाती है। विदाउट कनेक्टिंग द मासेस हम जानते हैं, देखो कितने कमाल के, मतलब सोचो, बिना कनेक्ट किए हम पहले से ही जानते हैं भाई कि कितना इनके अंदर टेंशन पैदा होने वाला है। और अगर हम बिना कनेक्ट किए ही जानते हैं कि कितना टेंशन पैदा होने वाला है, तो हम उससे पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है भैया, टेंशन आएगा, मान लो m1 m2 g की वैल्यू पुट करें, टेंशन आ गया 300 न्यूटन,
तो हम पहले से ही एक ऐसी रस्सी लेंगे, एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो 300 न्यूटन का टेंशन जो है वो सहन कर सके। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो वो वाली बात आपको समझनी बहुत जरूरी रहेगी, ठीक है जी। तो ये हमारा खेल रहेगा। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, पहली बात तो हमने सिर्फ इसी मास के लिए बात की है, दो मास एक पुली के साथ कनेक्ट कर दिए। ऑल्दो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे भी केस के आ सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि भैया यहाँ पे एक अपना फ्लोर है, यहाँ पे गाड़ी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पुली लगा दी, यहाँ से नीचे एक मास टंगा दिया, इसको छोड़ा, ये गाड़ी खिसकने लग गई। न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, बट वो कनेक्टेड मोशन ही है, लेकिन उसके ऊपर हमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, डेरिवेशन नहीं करनी है, फिर इक्वेशंस बनानी है फ्री बॉडी डायग्राम से और उन पे काम करना शुरू कर देना है, तो वो अलग बात रहेगी, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल डेरिवेशन इन दो फॉर्मूलों के ऊपर आपको काफी मिलने वाली है। ओके, बढ़े आगे। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में, सही रहेगा? क्या होता है फ्रिक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि हम एकदम से नए टॉपिक पे जा रहे हैं, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और हमने जो भी आपको पढ़ाया है एक बार ही आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। आप एकदम से अगर फ्रिक्शन पे आओगे, पिछला आप कहोगे तो एकदम अलग से टॉपिक आ गया, तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अगर अभी हम लोग ऑफलाइन में होते तो मैं यहाँ पे रोक देता, मैं कहता ठीक है अब जितना रिवाइज करा है उसके फॉर्मूले वामले करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर कुछ काम करते हैं। लेकिन अभी तो चलो हम ऐसा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे रोक सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, तो एक बार रिवाइज कर लेना पिछला, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना जो है वो सही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? आप सब जानते हैं, a force which opposes the relative motion of bodies in contact. अगर कुछ बॉडीज आपस में कांटेक्ट में, तो जो बॉडीज इन कांटेक्ट हैं उनके बीच में जब कोई मोशन हो रहा होगा, तो ऐसी फोर्सेस जो मोशन को अपोज करेंगी उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। आप सबको पता है कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज करती है, मोशन के अगेंस्ट काम करती है। ये कब लगती है? कई बच्चों को लगता है कि फ्रिक्शन सिर्फ तब लगती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं। नहीं, फ्रिक्शन acts when two objects are in motion or tends to be in motion। समझने वाली बात है। फ्रिक्शन कब लगेगी? जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं या फिर मूव करना भी चाह रहे हैं। ये बात को आपको समझना है, वो या तो मूव कर रहे हैं या तो मूव करना चाह रहे हैं। जैसे आप समझो एक अलमारी है आपके घर में पड़ी हुई है, आप उस अलमारी को धक्का मार रहे हो लेकिन वो अलमारी हिल नहीं रही है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि उसके पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है, सिंपल है। इस प्रकार से अगर आप एक चेयर को धक्का मार रहे हो तो चेयर हिल गई, लेकिन हिलने पे भी उसके बीच में हमेशा फ्रिक्शन है। आप उसको धक्का मार के छोड़ दोगे तो ऑब्वियस बात है चेयर रुक जाएगी, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द लेग्स एंड द फ्लोर। जो है वो फ्रिक्शन तो है, तभी तो वो रुक गई। अब एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, उसको आपने किक मारा, वो रुक गई, तो फ्रिक्शन है ना। लेकिन अगर मान लो एक बहुत भारी पत्थर की बॉल है, एक पत्थर का स्फीयर है, आप उसको धक्का मार रहे हो, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि उसके और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कब आती है? जब ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहा हो या करना शुरू कर चुका। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, एक सेकंड में यहाँ पे एक बुक लेता हूँ, ये बुक का बस ये बुक का नाम ना दिख जाए आपको, वरना मेरी टीम कहेगी कि फ्री में एडवर्टीजमेंट कर दी तूने। ये बड़ा लफड़ा है भाई साहब यहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं। ये हमारे पास एक यहाँ पे एक वो है, ये एक चार्जर है, ठीक है ना। अब इस ये चार्जर यहाँ पे रखा हुआ है। अब ना तो फिलहाल ये मूव कर रहा है और ना तो ये फिलहाल मूव करना चाह रहा है। लेकिन सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके इंक्लाइन करूं, तो अब ये मूव करना चाह रहा है लेकिन ये कर नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शन है।
मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। अब अगर फ्रिक्शन ना होती, अकल लगाओ, तो ये एक आधा डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.01 डिग्री भी ऐसे करने पे चल जाता, लेकिन ये ऐसे करने पे नहीं चल रहा है। थोड़ा और एंगल बढ़ाऊंगा तब जाके ये चलेगा, लेकिन जब मैंने 10 डिग्री 15 डिग्री बढ़ाया तो ये नहीं चला। अब अगर वहीं पे मैं किसी ऐसी चीज़ की बात करूँ जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो, जैसे लेट्स से मेरे फ़ोन की बात कर लेते हैं। मेरे फ़ोन में ये जो नीचे लगा हुआ है, वैसे तो वो थोड़ा सा स्लिपरी सा ही है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन इसमें होगी। अब आपको पता नहीं मेरा फ़ोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है एंड में, है ना, ये दिख रहा होगा। ओ ये तो नाम दिख जाएगा किताब का, सॉरी, कोई बात नहीं, नाम दिख जाता है यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। लेकिन अब सुनो, ये फ़ोन में अगर ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, देखो अभी तक गया ही नहीं, अभी तक नहीं हिला, अभी तक नहीं हिला। लेकिन हिलना तो चाह रहा है ना, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्शन है, मैं हाथ रख दूंगा, फ़ोन ना गिर जाए मेरा। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे किया, ये देखो, ये अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, अभी तो ये अब गिरा, थोड़ा सा पहले गिरा, थोड़ा सा बाद में गिरा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ ये है बच्चों कि फ्रिक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि तब लगे जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो, वो तब भी लगती है जब ऑब्जेक्ट चलना चाह रहा हो। पहले तो ये बात को क्लियर करें। तो फ्रिक्शन एक्ट होती है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे होते हैं या चलना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना, ये बात समझना। अब अगर हम बात करें कॉज ऑफ फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, तो फ्रिक्शन के दो कारण हैं। एक है ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। एक है ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। अब ये ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू का मतलब क्या होता है? पुराने व्यू के हिसाब से फ्रिक्शन का कारण है इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलर सरफेसेस। इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलर सरफेसेस। पुराने फ्रिक्शन, पुराने जो सोच है, आई होप आपने 8th क्लास में ये सोच पढ़ रखी है। पुरानी सोच के हिसाब से फ्रिक्शन का कारण जो है वो इंटरलॉकिंग बिटवीन दी सरफेसेस है, यानी दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है क्योंकि वो इरेगुलर होते हैं। अगर मैं आपको याद कर दिलाऊं तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी टेबल है वो एकदम फ्लैट है, बट एक्चुअली आपकी टेबल में ऐसे थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ सरफेसेस होते हैं, और उसके ऊपर आपने किताब रखी हुई, आपको लगता है आपकी किताब एकदम स्मूथ है, बस उसमें भी ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेसेस होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखें। अब जब हम इन लेयर्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करवाते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हिलाते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शिफ्ट करवाते हैं, तो उस केस में इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग पैदा हो जाती है, और उसी इंटरलॉकिंग की वजह से, उसी इंटरलॉकिंग के कारण हमें उसको ओवरकम करना पड़ता है और फ्रिक्शन हमें मिलती है। जैसे कि मान लो आपने आपके आपके बाल कभी, आप अगर आप कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, देख ही रही होंगी ऑब्वियसली बात है, कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रही है, तो उनके बाल अगर लंबे हैं और आपस में, एक तो होते हैं बड़े प्यारे वाले वो लिवॉन वाले बाल, जैसे कंघी रखी, एक ऐड आई थी मुझे याद अभी भी लिवॉन की, उसमें वो आंटी कंघी रखती हैं, बहुत पुरानी ऐड थी, शायद आपने देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। वो ऐसे कंघी रखती हैं और वो कंघी अपने आप नीचे की तरफ खिसकती है। और एक बाल होते हैं मेरे जैसे, आपको पता है मेरे बालों का एक बहुत बड़ा फायदा है, मेरे बाल आंधी तूफान में भी सेम रहते हैं। मैं, आपको पता है, आपको शायद यकीन नहीं होगा, मेरे बालों पे कंघी सिर्फ एक ही इंसान मारता है, और वो है मेरा सैलून वाला। जब मेरे बाल मैं कटवाने जाता हूँ, अगर मान लो मैं 2 महीने बाल ना कटवाऊँ, 1 महीना बाल ना कटवाऊँ, तो मैं अपने बालों में कंघी नहीं मार सकता। मेरे बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं बच्चों, कंघी अटक जाती है। मैंने देखा है ऐसा कभी कभार, छोटी बच्ची होती है घर में और मम्मी उनकी कंघी कर रही होती है, उनके बाल बड़े घुंघराले होते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे कंघी कर रही होती हैं और ऐसे करके ऐसे पीछे हो जाते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि मम्मी मम्मी जो है वो कभी कभार किसी किसी वैसे माँ सॉफ्ट हार्टेड होती है, पर कभी कभार वो निर्दयी भी हो जाती हैं और वो ऐसे करके बाल करते हैं, बच्चा ऐसे पीछे की तरफ हो जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो बाल के साथ कंघी अटक जाती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी ये इरेगुलर सरफेसेस जो हैं वो अटक जाते हैं, किसके साथ? टेबल के इरेगुलर सरफेसेस इस किताब के साथ अटक जाते हैं, और जिस वजह से यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाती है और फिर हमें फ्रिक्शन के रूप में वो मिलती है। हमें उसको ओवरकम करने के लिए अपोजिंग एक फोर्स लगानी पड़ती है।
लेकिन मॉडर्न व्यू के हिसाब से देयर इज वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट, और उसी को ओवरकम करने के लिए हमें फ्रिक्शन देनी पड़ती है, फ्रिक्शन लगती है। जैसे यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक बुक है, तो टेबल के कुछ पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, और ऐसे ही हमारी जो ये बुक है इसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, और ये कांटेक्ट में रहने वाले पार्टिकल्स जो हैं, जब ये पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो फ्रिक्शन पैदा होगी। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो हमें इस कांटेक्ट को तोड़ने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, और वही अपोजिंग फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन है। अब आप सोच रहे होगे एक ही चीज के दो अलग अलग कारण क्यों हैं? जब एक कारण है ओल्ड व्यू, तो मॉडर्न व्यू क्यों आया? क्या ओल्ड व्यू में कुछ गलती है? तो आंसर है ओल्ड व्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है ओल्ड व्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओल्ड व्यू में। लेकिन ओल्ड व्यू को की एक लिमिटेशन है, ओल्ड व्यू की एक प्रॉब्लम है, और वो लिमिटेशन, वो प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड व्यू में अगर कोई दो सुपर स्मूथ सरफेसेस है, मान लो आप, जैसे अगर ओल्ड व्यू कह रहा है कि अगर इरेगुलर सरफेसेस होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ग्लास, आप सब जानते हैं शायद कि ग्लास बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, तो क्या कभी आपने एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास रखा है? अगर रखा है तो आपको पता होगा कि एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास रखने से उनको हटाना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करवाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और कारण क्या है अब ये समझो। पहली बात तो अगर इरेगुलर सरफेसेस के इंटरलॉकिंग होने का कारण वहां पे होता तो वहां तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जानी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इरेगुलर सरफेसेस, और कांच में सरफेस तो सुपर स्मूथ है, तो इरेगुलर सरफेसेस तो वहां पे है ही नहीं, तो वहां पे फ्रिक्शन को बहुत कम हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत ही उल्टा हिसाब किताब है कि वहां तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमने देखा यार कि ओल्ड व्यू जो है वो वहां पे नहीं लग रहा है जहां पे सरफेसेस बहुत ज्यादा स्मूथ हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं ओल्ड व्यू की, वो बाकी सारी जगह पे वैलिड है, लेकिन वो सिर्फ सुपर स्मूथ सरफेसेस वाले केस में वैलिड नहीं है। लेकिन वहीं पे मॉडर्न व्यू वैलिड हो जाता है। कैसे? अगर सरफेसेस सुपर स्मूथ हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, और अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएंगी। तो बच्चा कहता है कि अब तो हम कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? हमें क्या मानना है? अब हमें यह मानना है कि ओल्ड व्यू से फ्रिक्शन आता है या मॉडर्न व्यू से। तो भैया सारी की सारी पढ़ाई, सारी की सारी स्टडी तो हम लोग ओल्ड व्यू से ही करने वाले हैं। हम जब भी कोई कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम अपने दिमाग में हमेशा ओल्ड व्यू रखेंगे। फ्रिक्शन को बढ़ाना कैसे है, फ्रिक्शन को कम कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर जानते वक्त हम हमेशा ओल्ड व्यू को ही अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन मॉडर्न व्यू के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये भी एक कारण है फ्रिक्शन को के पीछे का। अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, इसे आप हर जगह लगा सकते हो, रफ सरफेस पे भी लगा सकते हो, स्मूथ पे भी। लेकिन अगर रफ सरफेसेस हैं, नॉर्मल सरफेसेस हैं तो ओल्ड व्यू लगाओ, सुपर स्मूथ सरफेसेस हैं तो मॉडर्न लगाओ। आपको मॉडर्न लगाने, बस यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इस चैप्टर के बाद जितनी भी पढ़ाई है वहां पे सारा का सारा फोकस, सारा का सारा इमेजिनेशन आप ओल्ड व्यू से करोगे। आगे की सारी पढ़ाई ओल्ड व्यू से करनी है, ठीक है जी? चलो ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू चेंज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। इससे पहले आप मुझे बताइए, फ्रिक्शन एक फायदेमंद चीज है या फ्रिक्शन एक नुकसानदेह चीज है? तो आंसर आपका आएगा कि फ्रिक्शन के फायदे भी हैं और फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। शायद आपको एक स्टेटमेंट याद हो, आप लोगों ने पढ़ी थी शायद 7th या 8th क्लास में, कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। याद है स्टेटमेंट? फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक ऐसा राक्षस है जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक ऐसा राक्षस है जो हमारे जीवन में हमें बहुत जरूरी है। अब समझने वाली बात यह है कि
फ्रिक्शन अगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो कई जगहों पे हमें फ्रिक्शन बढ़ानी पड़ती होगी और कई जगहों पे हमें फ्रिक्शन कम करनी होती होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं, तो लिखने में फ्रिक्शन के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे हम लोग क्लास में क्या करते हैं, मान लो मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, यहाँ तो मैं नहीं कर सकता, तो डिजिटल बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, गीला कपड़ा ले, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिख रहा हूँ, लिखते हैं उसको। अब फ्रिक्शन लिखने में बहुत हेल्प करते हैं, जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी तो मार्कर अपने इंक बोर्ड पे छोड़ेगा नहीं, पेन आप बॉल पेन से लिख नहीं पाओगे अपने पेपर पे। फिर हम क्या करते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, एक पूरा वो जो बोर्ड है वो गीला कर देते हैं। गीला करने से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, पानी जो है वो इंटरलॉकिंग्स को कम करता है, वो इरेगुलर सरफेसेस में एंटर कर जाता है। फिर आप मार्कर से लिखोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। बात समझ में आई आपको? द पॉइंट इज कि फ्रिक्शन लिखने में आपकी बहुत मदद करती है। फ्रिक्शन चीज़ों को ब्रेक मारने में, रोकने में, चलाने में हेल्प करती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो आपका गाड़ी चलती भी नहीं, टायर एक ही जगह पे घूमता रहता, और अगर फ्रिक्शन ना होती तो गाड़ी रुकती भी नहीं, अगर मान लो चल भी पड़ती तो फ्रिक्शन के फायदे तो हैं। फ्रिक्शन से कॉमेट्स में आग, जब कॉमेट्स हमारी धरती पे एंटर करते हैं उनमें आग लग जाती है, वो भस्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और फ्रिक्शन के लेकिन नुकसान भी है, इससे एनर्जी का बहुत लॉस होता है। हमारे पंखे में, हमारी गाड़ियों में बहुत पेट्रोल खर्च होता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और इससे वियर एंड टियर, चीज़ें घिसती हैं, खराब होती हैं, फटती हैं, टूटती हैं, तो नुकसान भी है। लेकिन फायदे भी हैं, नुकसान भी, इसलिए हम हाउ टू इंक्रीज या हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हाउ टू चेंज फ्रिक्शन। और इसमें पहला तरीका है यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स। हम ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग चेन्स में ऑयल ग्रीस लगा देते हैं, कुंडियों में तेल लगा देते हैं, हम लोग अपने इंजन ऑयल डालते हैं इंजन में ताकि उसके बीच की फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, तो पाउडर डाल देते हैं कैरम बोर्ड पे। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जब जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं तो एक ऐसा पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो आपके हाथ के पसीने को सोखे और फ्रिक्शन को बढ़ा दे, जो तो वहां पे वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया ल्यूब्रिकेंट्स, है ना। तो ल्यूब्रिकेंट वैसे फ्रिक्शन को कम करते हैं, लेकिन आप इनका ऑपोजिट वर्जन जैसे सैंड पेपर वगैरह है, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है और आप उससे आसानी से दीवारों को रगड़ सकते हो, है ना। तो फ्रिक्शन का आप चेंज ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करके मटेरियल को चेंज करके कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड है बाय यूजिंग ग्रूव्स और स्पाइक्स। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके जूते थोड़े अलग होते हैं, सॉकर प्लेयर वालों के अलग होते हैं, नीचे कुछ निकला निकला सा रहता है, ग्रूव्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, टायरों में ग्रूव्स होते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो बढ़ती है, उनकी ग्रिप बढ़ती है जमीन पे, रोड पे, ऑब्वियस सी बात है ना। इसके बाद थर्ड है बाय स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब अगर मुझे हवा की फ्रिक्शन को कम करना है तो मैं बॉडी को आगे से नुकीला कर दूंगा। ऐसे हवाई जहाज सारे नुकीले बनाए जाते हैं, जैसे जितनी भी बुलेट्स होती हैं आगे से, मिसाइल होती हैं आगे से वो नुकीली, सुपर कार आगे से स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि वो हवा को चीरते और हवा की फ्रिक्शन को कम कर देती हैं। ऐसे एक है बॉल बेरिंग, ये तो हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में आगे, लेकिन बॉल बेरिंग एक कमाल की चीज़ होती है। बॉल बेरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं टायर्स, आप ना एक बार अपनी लाइफ को ना ऐसे 10 सेकेंड ऐसे आंख बंद करो, मेरे कहने पे करना प्लीज, ठीक है। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो थोड़े से भी, एक आध बच्चा भी, तो वो भी कर लेना। आप क्या, आप ना आंख बंद करके ऐसे इमेजिन करो लाइफ विदाउट टायर्स। 10 सेकेंड आप ऐसे सोचो लाइफ विदाउट टायर्स, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के लिए दुनिया थम सी जाएगी, जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन तो जीरो ही हो जाएगा, आप समझ लो, सिर्फ वाटरवेज रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि लाइफ विदाउट टायर्स, टायर एक बहुत बड़ा आविष्कार रहा हमारे जीवन में, मतलब साइंस के टॉप 10 आविष्कारों में टायर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसने रेवोल्यूशन लाया। अब टायर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शन को कम करने का। टायर के इस्तेमाल से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में टायर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो ये बॉल बेयरिंग भी वही करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है उसको कम भी करना है, ज्यादा भी करना है, वो हमारे यूज पे डिपेंड करेगा। अब अगला लेक्चर क्या होगा? अगला लेक्चर होगा हमारा कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है, लॉ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। फिर हम लोग पढ़ लेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब अगले लेक्चर में मैंने बताया था आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, भले ही हमें थोड़ा लंबा लेक्चर लेना पड़े, लेकिन
मैंने बताया था हम इसके 5 से ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, 5 लेक्चर्स में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है भी नहीं। लेकिन अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड एंड बैंकिंग ऑफ रोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपके स्कूल में या कहीं पे चैप्टर हो गया तो आपको बताया गया होगा। मेरे तो स्कूल के टीचर ये बोलते थे कि जब तेरे को तेरी आंसर शीट मिले, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आंसर शीट मिलती है ना, तो बैंकिंग ऑफ रोड की डेरिवेशन पहले ही करना शुरू कर दियो। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आनी ही आनी है, समझ रहे हो आप? तो वो कहने का उनका मतलब था। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा क्लास में, मिलते हैं और फिर शायद थोड़ी सी रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बता देंगे, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं बताना भूल गया यार, हमारे इस चैनल का सिल्वर बटन आ गया है और बहुत जल्द हम उसकी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो वगैरह। और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्वर बटन आ चुका है इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।